कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये सवाल हर व्यक्ति की जुबान पर है। तीनों राज्यों में जहां भाजपा सत्ता में आई है, कोई भी ये समझ नहीं पा रहा है मुख्यमंत्री कौन बनेगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हम मध्य प्रदेश पर केंद्रित रहेंगे और देखने का प्रयास करेंगे क्या पॉसिबिलिटी बनती है। मुख्यमंत्री के नाम पर बिल्कुल बहुत घोर कुहासा है, कोई भी अटकल नहीं लगा पा रहा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हमारे पास कुछ नाम है, चर्चाओं में है, इनमें से कौन बन सकता है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। शिवराज सिंह चौहान जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, इनके समेत 4 नाम चर्चाओं में, यानी शिवराज सिंह चौहान, इनके अलावा 3 नाम और। ये 3 नाम है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, अब पूर्व केंद्रीय मंत्री हो गए प्रहलाद पटेल, और पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। ये दोनों मैंने पूर्व इसलिए बोले हैं कि इन दोनों ने अब इस्तीफे दे दिए लोकसभा से, तो लोकसभा के सदस्य अब ये नहीं रह गए हैं, लिहाजा केंद्रीय मंत्री भी अब ये लोग नहीं रहे। अब बात आती है घुमा फिरा के नंबर 1 पे कौन, तो शिवराज सिंह नंबर 1 पे थे, हैं, और जब तक सीएम नया नहीं बन जाता तब तक वो नंबर 1 पर बने रहेंगे। क्या वो दोबारा बनते हैं या कमान किसी और हाथ में जाती है, ये तय होगा जब नाम डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल फोकस शिवराज सिंह जी से शुरू करेंगे। शिवराज सिंह चौहान की जो भूमिका है अभी वर्तमान में, जो उनका व्यवहार है, वो उस कुहासे को और बढ़ा रहा है। तय नहीं करने दे रहा उनका व्यवहार कि सीएम कौन हो सकता है। क्या वो हो सकते हैं? जैसे जितने भी दावेदार हैं, इनका एक कहना चाहिए काम करने का तरीका रहा है। जब जीतते हैं, जो छत्रप बोलते हैं ठिकानेदार, तो सीएम के जो प्रत्याशी हैं, पद के दावेदार हैं, उनके यहाँ हम देखते हैं जमावड़ा समर्थकों का, जो जीत के आए उनमें कितने विधायक हमारे, शक्ति प्रदर्शन का। तो शिवराज सिंह जी की ओर से अभी इस तरह की कोई भी गतिविधि देखने को नहीं मिल रही है, ना श्यामला हिल्स पे, ना कहीं और। तो फिर दूसरी जो लक्षण उनका होता है किसी का भी कि मुझे सीएम बनना है, मैं दौड़ में हूं, दूसरा लक्षण होता है वरिष्ठों से मेल मुलाकात बढ़ाना, आला कमान के सामने हाजिरी लगाना। तो शिवराज सिंह चौहान ये भी नहीं कर रहे हैं, ना दिल्ली जा रहे हैं और ना अपने चहेते विधायकों से कोई मेल मुलाकात कर रहे हैं। तो फिर कहां है शिवराज? लाडली बहनों के बीच बानियों के बीच भोजन हो रहा है, बैठकें हो रही हैं, सभाएं हो रही हैं, यानी शिवराज सिंह मस्त। अच्छा से पूछो कि इतना एक बड़ा आप बैकअप लेकर आए हैं, तो सिरे किसको दोगे? बिल्कुल कोई लाग लपेट नहीं, मोदी में जी, मोदी जी को दूंगा। और लाडली बहना, बांजी बांजी, और इसमें कोई शक भी नहीं है, ये कमाई है उनकी। तो फिर सीएम की दौड़ में मेरा लक्ष्य है मिशन 29, ये दबाव है, दौड़ में कतई नहीं है। मेरा मिशन 29 मिशन मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें इस आगामी आम चुनाव में भाजपा को जीतनी है, ये हमारा मिशन है। और अब चूंकि लोकसभा में ये अजयगढ़ रहा छिंदवाड़ा, तो अब इसे भेजने की तैयारी है, इसलिए अब उनका फोकस छिंदवाड़ा पर हो गया है। तो फिर शिवराज का जो छिंदवाड़ा फोकस है, जो 29 मिशन है, ये क्या इशारा करता है? भाई एक सीएम के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है, इसमें कोई शक नहीं है कि भाई हमने आपको एक सीट कम दी, पिछले आम चुनाव में लगभग सभी सीटें भाजपा ने जीत ली, एक रह गया छिंदवाड़ा। तो एक सीएम होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी, भले टारगेट ऊपर से ना हो कि छिंदवाड़ा भी क्यों छोड़े, ये भी जीत के हम नरेंद्र मोदी को देंगे, और ये वो कह भी रहे हैं। तो फिर जो 29 मिशन है, इसमें से जो राजनीतिक जानकार है वो 2 चीज देख रहे हैं कि जब वो 29 मिशन की बात करते हैं तो उसमें एक सीएम की जिम्मेदारी दिखती है, साथ में एक राष्ट्रीय नेता के प्रादुर्भाव का लक्षण भी दिखाई देता है। क्योंकि ये 29 जो मिशन है, ये मिशन दरअसल आने वाले आम चुनाव का मिशन होने वाला है।
ये पहले से ही तय मान के चले कि जब चुनाव आम होंगे तो मध्य प्रदेश में मिशन 29 अपना असर दिखाएगा, क्योंकि छिंदवाड़ा रह गया है, अभेदगढ़ है, इसको विधानसभा में भेज लिया गया है एक कमलनाथ की सीट छोड़कर। तो फिर भाजपा इस पर तुल गई है, और खासकर शिवराज सिंह चौहान ने जो अपनी शुरुआत की है उनके अनुसार, ये उनको लक्ष्य नहीं मिला है ऊपर से, लेकिन उनके अनुसार जब वो छिंदवाड़ा में थे बीते रोज तो उन्हें क्लियर कर दिया कि मैं अब 29 मिशन पर हूं। मतलब शिवराज सिंह चौहान के दोनों हाथ में लड्डू है, जो उनका व्यवहार है इससे, क्योंकि इस व्यवहार से आला कमान खुश है, कोई दावेदारी नहीं, कहीं कुछ भागदौड़ नहीं, बहन भाइयों के बीच में मस्त हैं, और मिशन 29 बगैर कहें हाथ में ले लिया है। तो फिर सीएम बन गए तो भी ठीक, नहीं बने तो भी ठीक, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है यदि सीएम ना बने तो फिर केंद्र में या राष्ट्रीय बॉडी में इनको बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने जा रही है, और शायद यही एक इनके जो कार्य पद्धति है उससे लक्षण साफ नजर आता है कि शिवराज सिंह चौहान के दोनों हाथ में लड्डू हैं। अब कुछ भी फिर भी नहीं कर सकते, ये एकमात्र नेता ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जिनके दोनों हाथ में लड्डू हैं, फिर भी आप कोई क्लेम नहीं कर सकते। क्यों? मोदी जो करते हैं सो थोड़ा, क्योंकि इनका दाहिना हाथ जब काम करता है तो बाएं हाथ को खबर नहीं होती कि ये अगले पल क्या करने वाले हैं। इनके निर्णय हमेशा चौंकाने वाले होते हैं, इसलिए इतनी संभावना शिवराज सिंह चौहान में होने के बावजूद कोई भी मीडिया का आदमी ये तय नहीं कर पा रहा कि शिवराज सिंह चौहान ही सीएम होंगे। हालांकि संभावनाओं में नंबर 1 पे सीएम शिवराज सिंह चौहान है, बावजूद इसके कि चुनाव कमल के फूल पर लड़ा गया, चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। दूसरा नाम केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये क्यों चर्चाओं में है? चलती है। फिलहाल आजकल आप अपने दिल्ली स्थित मंत्रालय के कामकाज में व्यस्त हैं, इनका भी यही है, कोई मेल मुलाकात नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, अपने काम में काम। ये भाजपा की जो कार्यप्रणाली है, जो गुटबाजी देखने को मिलती है ना लोगों में, ये मध्य प्रदेश भाजपा में कम से कम ये अच्छा है कि सब जीतने के बाद अपने कामों में मस्त हैं, अपनी फाइलें निपटा रहे हैं, और ये शक्ति प्रदर्शन वाला मामला कम से कम अभी तक तो मैदान में नहीं है। अच्छा, तो फिर कहने ऐसा कभी किया नहीं किया? जब 3 दिसंबर को मतगणना हो रही थी, रुझान आ रहे थे, स्पष्ट होने लगे थे, तब मीडिया में ज्योतिरादित्य सिंधिया दिखाई दिए थे। तब भी बात यही थी कि मोदी मैजिक। हाँ, नयन सिंह तोमर भी थे, बीडी शर्मा थे, शिवराज सिंह चौहान थे, श्रीराम मिलने गए सीएम से, शायद बधाई दी होगी। उसके बाद भाजपा कार्यालय भी पहुंचे, कार्यकर्ताओं से मिले, मीडिया से भी अपने स्तर पर जवाब दिए। तो जब इनसे मीडिया ने पूछा, और इनसे कभी भी पूछा हो, तो इनका सबसे पहला श्रेय किसको? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पहला श्रेय। इसके अलावा ये उनका एक कहना बड़प्पन है शिवराज सिंह चौहान का। सत्य आजकल राजनीति में सत्य बोल जाए ना तो ये मान लो उसने लोकतंत्र पर बड़ा एहसान किया, क्योंकि इतना झूठ हो गया राजनीति में। लेकिन सिंधिया जैसे लोग प्रयास करते हैं कि जो कुछ भी निकले मुखारबिन से कम से कम गलत तो ना निकले। तो ये कहते हैं मोदी मैजिक और शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना, उसकी भांजियां, मध्य प्रदेश शासन की लोकप्रिय योजनाएं, इन्होंने अपना असर दिखाया, और ये सब मिलजुल कर, लेकिन मोदी नंबर 1, और ये नतीजा है कि हम एक बड़े बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सत्ता बना रहे हैं। अच्छा, अब सिंधिया इस दौर में क्यों है, उनकी दावेदारी क्यों बनती है, चर्चाओं में क्यों है? तो बहुत क्लियर है। 2018 में एंटी इनकम्बेंसी कहें या कोई और कारण कहें, सत्ता भाजपा के हाथ से जा चुकी थी। 2020 में सत्ता बनी तो इसलिए बनी कि सिंधिया एक बड़ा बहुमत लेकर अपने साथ आए, और उन्होंने भाजपा को एक बार फिर सत्तानशी कर दिया, और शिवराज सिंह एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। ये भी एक काबिले गौर बात यह है कि जब 2018 में सत्ता कांग्रेस की बनी तो स्टार प्रचारक सिंधिया ही थे। सीएम भले ही कमलनाथ बन गए, स्टार प्रचारक सिंधिया ही थे, और वो जिस पाले में रहे, कांग्रेस में रहे तो सरकार कांग्रेस की बनी, भाजपा में आए तो भाजपा की सरकार बनी, और अब जब चुनाव का सामना हुआ तो उन्होंने फिर कुछ ऐसे रिजल्ट दिए कि उनकी भी भागीदारी इस अच्छे मत में, अच्छे बहुमत में आंकी जा सकती है। एक बात और, शिवराज सिंह चौहान बाय द वे मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं, कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको मिलती है, जैसे कि संभावना है बड़ी जिम्मेदारी, या सीएम का पद
या बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में, राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी में। तो फिर वो एक ओबीसी चेहरा है, ओबीसी चेहरा को उठा के पार्टी कोई सवर्ण यहां बिठाएगी, इसकी संभावनाएं कम है। यदि रणनीति जाति का संतुलन के तहत बनी तो फिर एक आरक्षित वर्ग का व्यक्ति ही सीएम बने, क्योंकि आप जिसे हटा रहे हैं वो ओबीसी का है, और ये मध्य प्रदेश से ओबीसी बाहुल क्षेत्र है, ओबीसी आदिवासी। तो सिंधिया कुर्मी जाति से आते हैं। यदि उनका जो प्रादुर्भाव देखें, जो महाराष्ट्र से जो महादजी सिंधिया यहाँ आए, ग्वालियर बसाया, मध्य प्रदेश में बहुत सारे क्षेत्र उनके द्वारा स्थापित, महाराष्ट्र से लेके और फिर पानीपत तक, काफी लंबा वो बाद में देखेंगे कभी। तो ये कुर्मी है, और कुर्मी आरक्षित वर्ग में आते हैं, लिहाजा जब रिप्लेसमेंट की बात आएगी तो जाति के हिसाब से दिक्कत नहीं आने वाली। अच्छा, मोदी जी के आंखें तारे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हृदय से चाहते हैं, और शायद अंदरूनी कामना भी हो कि सीएम सिंधिया बन जाएं। ग्वालियर चंबल संभाग से अच्छे परिणाम दिए हैं इस बार। लग रहा था लोगों को छिटक जाएगा हाथ से, क्योंकि छिटक चुका है 2018 में, लेकिन ये फिर साबित किया कि जहां सिंधिया वहां ग्वालियर चंबल संभाग, और ये एक बार फिर साबित हो गया। और इसके अलावा बाकी सारे जो केंद्र से मंत्री या सांसद आए थे वो अपने क्षेत्रों तक सीमित रहे, आसपास थोड़ा बहुत गए होंगे, लेकिन सिंधिया ने चुनाव नहीं लड़ने के बावजूद पूरे मध्य प्रदेश में सभाएं की, यानी अघोषित स्टार प्रचारक की भूमिका सिंधिया जी ने निभाई। इसके बाद नाम आता है केंद्रीय मंत्री, अब कहूंगा पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल का। इनका लोकसभा से इस्तीफा हो चुका है, इसलिए संभावना बढ़ती है कि इन्हें भी मुख्यमंत्री की रेस में माना जाना चाहिए, और ये भी शपथ ले सकते हैं। सीएम पद की प्रबल दावेदार हैं। एक चीज और जो इनके कद को बढ़ाती है, भाजपा का प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व उमाश्री भारती की जो कार्यप्रणाली है, जिसे कुछ लोग ब्लैकमेलिंग की कार्यप्रणाली कहते हैं, सत्ता पर संगठन पर दबाव बनाओ, अपने लोगों के लिए टिकट ले लो, कुछ अपने पक्ष में निर्णय करा लो, है ना, नहीं तो फिर वो लोधियों को कुछ भी कहती हैं या बरगलाती हैं, ऐसा बहुत से लोगों का मानना है। तो इससे भाजपा परेशान है। तो फिर कारण प्रमाण ये है कि जब चुनाव आ रहे थे, चुनाव की बेला दूर थी, घोषणा नहीं हुई थी, तब उमा भारती लोधी समाज के एक कार्यक्रम में गई, और उन्होंने मध्य प्रदेश भर के इकट्ठे लोधियों से ये स्पष्ट कहा था कि मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूं, इस नाते आपसे वोट मांगने आऊंगी, लेकिन आपकी व्यवस्था नहीं है, आपकी मजबूरी नहीं है कि आप भाजपा को वोट करें, आप इस बार अपना फायदा नुकसान देख के वोट करना। यानी उन्होंने अब आदमी को आत्मा की आवाज पे छोड़ दिया। जब वो पहले कहती थी कि नहीं हमें भाजपा के लिए करना है, वो उन्होंने इस बार खत्म कर दिया। यानी अप्रत्यक्ष रूप से ये कह दिया, आपको लगे तात्कालिक प्रभाव से, तात्कालिक परिस्थितियों को देखकर कि लोधी समाज का भला है या नहीं है तो भाजपा को दो, और नहीं है तो भाजपा को वोट मत दो, ये अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कह दिया था। तो ये क्लियर हो गया कि इन्होंने भाजपा के लिए अब लोधी समाज से आग्रह करना बंद कर दिया। ये इनकी एक अप्रत्यक्ष धमकी थी भाजपा को कि यदि हमें आप सम्मानजनक स्थिति लेकर नहीं चलेंगे तो हम भाजपा के लिए गड्ढे खोदेंगे। और इनको विश्वास था उमा जी को कि लोधी समाज को जो मैंने इशारा कर दिया है आत्मा की आवाज पे वोट करने का, यदि विमुख हो गए तो भाजपा को उससे नुकसान होगा, भारी नुकसान होगा। उमा जी इस बात को जानती थी या समझती थी, लेकिन उल्टा हो गया। हर उस क्षेत्र से जीत मिल रही है भाजपा को, जहां मिलनी चाहिए थी या जहां नहीं मिलनी थी वहां भी मिल गई, और खासकर लोधी बाहुल क्षेत्रों से भी ये पार्टी अपने प्रत्याशियों को जिताकर ले आई है। तो फिर अब भाजपा को ऐसा लग सकता है कि अब उमाश्री हमारी बाध्यता नहीं है, जैसे 2003 में तक हुआ करती थी। उसका कारण है कि उमा जी पहले थोड़ा सा ओबीसी की बात करती थी, राष्ट्रवादी विचारधारा की नेता रही, अभी भी है। फिर धीरे धीरे वो लोधी समाज पर आ गई। लोधी समाज से फिर वो उनका एक सीमित दायरा हो गया, प्रीतम लोधी, राहुल लोधी, ज्यादा हुआ सिद्धार्थ लोधी, बस इसके आसपास, मतलब वो लोधियों की रह गई, फिर परिवार तक आ गई। और परिवार के बाद अब स्थिति ये है कि अब चुनाव में इस बार उन्हें कहीं से कहीं तक पूछा नहीं गया। तो अब पार्टी को एक नेता चाहिए लोधी,
पार्टी को एक बड़ा चेहरा लोधी चाहिए जो लोधी समाज को आश्वस्त कर सके, चिंता मत करो हम हैं। तो वो चेहरा है प्रहलाद पटेल का। मैं बहुत देर में घूम के आया हूं प्रहलाद पटेल पे। तो ये चेहरा प्रहलाद पटेल का हो सकता है। प्रहलाद पटेल एक ऐसा चेहरा है जो उमा भारती के स्थान पर लोधी समाज को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त दमखम रखता है। तो और इसमें खासियत क्या है इस चेहरे में? इस खासियत चेहरे में ये भी है, मेल मुलाकात की दृष्टि से प्रहलाद पटेल बहुत सहज है, बहुत सुलभ है और बहुत सरल स्वभाव के हैं। इनका जीने का, रहने का जो लाइफ स्टाइल है वो लो प्रोफाइल है। ये कभी कभी आपको सब्जी लेते मिल जाएंगे जबलपुर की सब्जी मंडी में भाभी जी के साथ, और आपकी धर्मपत्नी भी कभी कभी बच्चों के साथ में एक आम गृहिणी की तरह शॉपिंग करती हुई जबलपुर के इलाकों में देखने को मिल जाएंगी। ये इनका मतलब आम आदमी की तरह इनका रहन सहन है। और केंद्रीय मंत्री रहे लंबे समय से, अटल जी के शासन में भी आपने ये काम संभाला और अभी भी आप केंद्रीय मंत्री हैं। तो जो ओवरऑल जो उन्होंने दौरे किए हैं, जो संपर्क अपना स्थापित किया है, प्लस लोधी समाज में जो प्रभाव छोड़ा है, वो ये प्रतिपादित करता है कि यदि उमा जी की जगह प्रहलाद जी को सम्मान प्राप्त होता है तो लोधी समाज अपने को सम्मानित महसूस करेगा। यदि यहाँ इस नाम पे सहमति बनती है तो एक चीज और भी है, उमा भारती हायतोबा नहीं बचा पाएंगी। यदि इस नाम पे सहमति बनती है तो उमा भारती हायतोबा नहीं बचा पाएंगी, है ना। और दूसरी बात यह है कि शिवराज सिंह जी का, चूंकि शिवराज सिंह जी के केंद्र में चले जाने की संभावनाओं के चलते ही ये सब हो रहा है, तो फिर ये भी इसमें उल्लेख करना आवश्यक है कि शिवराज सिंह जी भी आरक्षित वर्ग के हैं और प्रहलाद पटेल भी आरक्षित वर्ग से ही आते हैं। रिप्लेसमेंट में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। एक और नाम नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री, अब पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। इनका नाम शुरू से जोरों पर था, उससे कारण है। सबसे बढ़िया तो ये है कि इनकी जो शिवराज सिंह जी से ट्यूनिंग है वो बहुत शानदार है। शुरू से जब ये युवा मोर्चे में थे तब से भी, और भाजपा के अध्यक्ष बने तब भी शानदार ट्यूनिंग। यानी कोई कितना भी अनेक नेताओं से विवाद निकल आए और फिर अंत में यदि नाम शिवराज जी से पूछा जाए कि भाई चलो ये नहीं तो कौन, तो सकता है वो क्या, नरेंद्र सिंह तोमर। इतनी अच्छी शानदार ट्यूनिंग इनकी है। और ग्वालियर चंबल की हालत में सुधार आया है जो, उसमें सिंधिया जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ नरेंद्र सिंह तोमर ने भी दिया है। तो ये चीज भी उनकी एक अच्छी पकड़ राजनीति में मध्य प्रदेश में बनाती है कि हाँ, सत्ता की स्थापना में इस चेहरे का भी जोरदार कहना चाहिए सहयोग रहा है। जैसे मैंने अभी कहा था, प्रदेश के पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के, संगठन में पकड़ मजबूत है और मध्य प्रदेश को भली भांति जानते हैं। यहाँ उन्होंने लंबे समय तक काम किया है। और फिर हाँ, अब एक बात आती है, बस वो ये आती है कि शिवराज सिंह, आप जो भी सीएम नया आएगा वो शिवराज सिंह की जगह पे आएगा, लेकिन ये आरक्षित वर्ग से नहीं आती। ये रिप्लेसमेंट बड़ा बारीक है इस वक्त। क्यों? ये इसलिए यहाँ जाति की बात हो रही है कि भाजपा में दो पद महत्वपूर्ण संगठन में होते हैं, एक अध्यक्ष का और संगठन मंत्री का। तो जो अध्यक्ष है वीडी शर्मा, वो अनारक्षित वर्ग से ब्राह्मण है, वीडी शर्मा जी। और जो संगठन मंत्री हैं हितानंद शर्मा, ब्राह्मण, वो भी अनारक्षित वर्ग से हैं। ऐसे में यदि सीएम ओबीसी का हटा के सवर्ण का आता है तो फिर एक असंतोष की लहर मध्य प्रदेश में उठ सकती है। इसलिए इस नाम को लेकर थोड़ा सा संभावनाएं कम हो जाती है। अब इसके बाद भी यदि ये बन जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी कर सकते हैं मोदी जी। यदि उनको लगा कि जातिगत दृष्टि से कोई उपद्रव खड़ा नहीं होने वाला है, कोई बवाल खड़ा नहीं होने वाला है और नरेंद्र सिंह तोमर किसी रूप से पार्टी के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं, तो फिर ये नाम भी आ सकता है। लेकिन कुल मिला के बात यही है कि बस यही आसपास चल रहा है, इन्हीं में से कोई सीएम बन सकता है। और शिवराज सिंह चौहान का बहुत क्लियर है, ये तो सीएम रहेंगे, और अगर नहीं भी रहे तो उनके सम्मान में कई गुना इजाफा होने की संभावनाएं बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही हैं और उनका जो व्यवहार वो भी दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद भी ये शायद पहली बार ये चुनाव में ऐसा हो रहा है कि आदमी, चाहे वो पक्ष का हो विपक्ष का हो मीडिया हो, वो ये जान के चल रहा है कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कमान
नरेंद्र मोदी के हाथ में, और उनके बारे में कहा जाता है उनके निर्णय आकस्मिक होते हैं, चौंकाने वाले होते हैं, और वो ऐसा भी कुछ कर सकते हैं जो लोगों को नामुमकिन लगता है। शायद इसीलिए कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है। मैं मोहनलाल मोदी आज आपसे यहीं पर विदा लूंगा। और हाँ, हमारे कंटेंट को लाइक करें, शेयर करें, शब्दकोश को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।